एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे द क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये हम यूनिट 50 कर रहे हैं। सिल्विया प्लेथ के बारे में पढ़ रहे हैं और उनकी पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री के बारे में स्पेशली हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कन्फेशनल पोइट्री के बारे में काफ़ी कुछ दिया है इस वाले यूनिट में। तो अभी टॉपिक में हूँ, उसका नाम है द क्वेश्चन ऑफ ऑथेंटिसिटी। After reading the work of Lowell, Sexton, and other confessional poets, the question that arises is how much of their work is related to authentic experiences. क्या उनके जो भी उन्होंने लिखा वो authentic experiences ही थे, कितना उसमें फिक्शन था, है ना। तो कन्फेशन इज़ एज्यूम टू बी ट्रू। अब कन्फेशन जब कोई करता है तो वो उसको सच्ची माना जाता है ना। बट नॉट सो इन द केस ऑफ दीज पोइट्स। बट इन पोइट्स के केसेस में ऐसा नहीं था कि कन्फेशन जो है वो सच ही था। इट इज़ नॉट ऑलवेज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट द पोइट्स राइट ऑफ। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था उनका ये, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था उनका ये। देर इज़ गुड डील ऑफ टिंकरिंग विथ फैक्ट्स। फैक्ट्स तो थे। अब लॉवेल ने ये खुद बोला है एक इंटरव्यू में कि फैक्ट्स तो थे, लेकिन उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी। सच अ स्टेटमेंट कंबाइनिंग फैक्ट विथ फिक्शन answers many other doubts that may arise regarding the nature of confessional poetry। तो confessional poetry में जिस तरह की स्टेटमेंट लोवेल ने दी थी एक इंटरव्यू में कि फैक्ट को फिक्शन के साथ कंबाइन कर दिया गया था, ठीक है। इट शुड सिंपली साउंड एज इफ इट इज़ ट्रू, से लोवेल। लोवेल बोलते हैं कि ये ऐसा लगता है कि ये आपका ये ट्रू है, जो भी हमने लिखा है वो ट्रू है ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है, कुछ छेड़छाड़ की गई है तथ्यों के साथ भी। सेक्सटन फॉर इंस्टांस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ fictitious events and experiences into her work, and yet her work reads like an authentic account। कुछ उसमें जो है fictitious elements भी हैं, events भी हैं, लेकिन उनके काम को, जो एनी सेक्सटन के काम को सच ही authentic ही माना जाता है। अब फ्रेंड्स हम ना गोइंग बियॉन्ड द पर्सनल पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ कन्फेशनल पोइट्री, ये टॉपिक है गोइंग बियॉन्ड द पर्सनल। इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्सनल के अलावा और कौन कौन से थीम्स उन्होंने लिए थे। इफ़ कन्फेशनल पोइट्री वर सिंपली कन्फेशन, द एडमिशन ऑफ प्राइवेट गिल्ट, सॉरो एंड लॉस, इट वुड हैव अ वेरी लिमिटेड अपील। अब आप देखो ना, अगर किसी ने अपनी लाइफ के बारे में के कन्फेशंस, गिल्ट्स और सॉरोज़ या लॉसेस की बात की है, तो एक आदमी की लाइफ में कितने ऐसे सॉरोज़ होंगे, कितने ऐसे गिल्ट्स होंगे, है ना। तो पोइट्री, जितनी इन्होंने पोइट्री लिखी है, इन लोगों ने जितनी पोइट्री लिखी है, वो तो फिर कम पड़ जाएंगे ना, है ना। तो फॉर वन वेरीज ऑफ हियरिंग द प्राइवेट विनिंग एंड मोर्निंग ऑफ इंडिविजुअल डिससेटिस्फाइड विद देयर लॉट। ओके, मतलब अपनी प्राइवेट विनिंग, रोना धोना किसी इंडिविजुअल का डिससेटिस्फाई कर देता है दूसरे आदमी को। बट द वर्क ऑफ पोइट्स ऑफ 60s हैड अ वाइड अपील फॉर सेवरल रीजंस। बट फिर भी इनकी वाइड अपील थी। ये बोल रहे हैं कि टॉपिक्स तो कम थे, टॉपिक्स तो कम, जैसे कितना आप किसी को कितना लिख सकते हो उन सॉरोज गिल्टीज़ पे। बट फिर भी इन्होंने बोला है द वर्क ऑफ द पोइट्स ऑफ द 60s हैज़ अ वाइड अपील ऑफ सेवरल रीजंस। वाइड अपील थी, कई रीजंस की वजह से वाइड अपील थी, मतलब कई लोगों तक वो जो पोइट्री थी वो पहुंची थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी, कई रीजंस की वजह से। क्या रीज़न है अब हम इसमें पढ़ेंगे कि क्यों ये बोलना चाह रहे हैं कि कन्फेशनल पोइट्री लोगों को क्यों इतनी पसंद आई थी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो पहला है बिकॉज ऑफ द आई, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ओरिएंटेशन, द पोइट्री कन्वेज अ सेंस ऑफ इमीडिएसी एंड अर्जेंसी। पहले तो सबसे पहले वो उन्होंने आई का यूज़ किया था, फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया था, तो उससे क्या होता है ना, एक अर्जेंसी की फीलिंग आ जाती है। जब कोई आदमी उसको पढ़ता है ना, तो वो अपने साथ उसको अपने आप पे उसको कंसीडर करने लग जाता है, ठीक है। सॉरी, कन्फेशनल पोइट्री हैज़ अ लॉट इन कॉमन विद द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जैसा ही मानेंगे ना हम लोग कन्फेशनल पोइट्री को। एक्सप्लोरिंग इट एक्सप्लोरिंग एज इट डज द लेबिरिंथ ऑफ द माइंड, डिवाइडिंग इनटू मोटिव्स एंड इंटेंशंस। ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी वही होता है ना कि जो हमारे दिमाग में, हमारी गलियारों में, दिमाग के गलियारों में जो चीज़ चल रही है उसको हम आगे रख देते हैं, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग हो गया। और कन्फेशनल पोइट्री भी एक तरह से वैसी ही है। इन द यूज़ ऑफ द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देर इज़ अनदर एडवांटेज। एक और एडवांटेज है,
इट इज़ लाइक हम चलो आप ज़्यादा परेशान, मतलब कई बार होता है ना हम लीक से हट के बात करते हैं, तो हमने पहले क्या किया, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए कि बोल देती हूँ आपके लिए कि कन्फेशनल पोइट्री क्यों ज़्यादा लोगों को पसंद आई, क्योंकि उसमें आई का यूज़ किया गया था और लोग अपने आप को जब उस पोएम को पढ़ते थे तो वो अपने ऊपर उस चीज़ को लेते थे, वो मतलब उस चीज़ से रिलेट करते थे, उस आदमी से रिलेट करते थे जो कि पोइट्री लिख रहा है। जैसे कोई फादर मदर का रिलेशनशिप के बारे में लिख रहा है, तो कई लोग ऐसे होंगे ना जो कि फादर मदर के रिलेशनशिप से परेशान होंगे, है ना। और सेकंड जो है, इन द यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन, अच्छा फर्स्ट पर्सन का और सेकंड यूज़ क्या है, उसका यूज़ सेकंड ये है। पहला यूज़ तो हमने देख लिया ना कि ये यूज़ है कि वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं लोग। सेकंड यूज़ है, इट इज़ लाइक वन पर्सन टॉकिंग टू अनदर, अ शेयरिंग ऑफ कॉन्फिडेंसेस, है ना। जैसे कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारे साथ कोई शेयर कर रहा है, पहले तो हम रिलेट करते हैं, फिर हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे से कोई आदमी कुछ शेयर कर रहा है। As I engaged in a conversation with you, it also encourages the imaginative identification of the reader with the writer. ठीक है, राइटर रीडर का एक तरह से आइडेंटिफाई करना, वो जो हमने पहले बात की थी, सो दैट इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू सफरिंग ऑफ द पोइट्स। ईजी हो जाता है आदमी के लिए, रिलेट करना शुरू कर देता है वो पहले तो उस आदमी के साथ, है ना। और दूसरा क्या था, दूसरा ये था, उसको लगता है, रीडर को लगता है कि वो उससे बात कर रहा है, तो दूसरे आदमी की वो सफरिंग सुनता है, पोइट की वो सफरिंग सुनता है। At the same time, despite the personal theme, there are certain devices by which an attempt is made to impart some kind of universality to the poetry. Okay, इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा थीम ऐसे लिए जाते थे ना, यूनिवर्सल थीम होते थे। जैसे फादर और मदर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, चाइल्ड का फादर का, तो ये ना यूनिवर्सल थीम है। दुनिया में कितने लोग होंगे जो कि ऐसे रिलेशनशिप से सफ़र कर रहे हैं, तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ द टू द पोइट्री, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट एक और आ गया। 3 बातें हो गई इसमें, ठीक है। आई का यूज़ हो गया, है ना। दूसरा उसके साथ वो आइडेंटिफाई कर रहा है। दूसरा टॉकिंग वाला हो गया कि वो ऐसा लगता है रीडर को कि वो बात कर रहा है पोइट से, ठीक है। और तीसरा हो गया, थीम जो है वो यूनिवर्सल लेने लग गए थे, ठीक है, तो ज़्यादा उसका वाइड इम्प्लीकेशन हो गया ना, ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंचने लग गई थी। Cries of the Heart says, as Sylvia Plath calls them, would have a limited audience. Cries of the Heart, वो बोलती हैं कि जब आदमी अपने दिल की आहें या कराहें दिखाता है ना, तो उसका एक बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस होता है. So the poet sometimes uses a persona that is universally recognized and accepted. In Sylvia Plath's case, for example, the poet often evokes the figure of Electra, borrowed from Greek माइथोलॉजी. हाँ, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स बहुत जो है सिल्विया प्लैथ ने यूज़ किया था, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया था. द पोएम डैडी शी सेज इज स्पोकन बाय अ गर्ल विद इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे. तो डैडी पोएम में भी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया गया है. अदर कन्फेशनल पोइट्स अडॉप्ट डिफरेंट डिवाइसेस. अच्छा, इन्होंने सिल्विया प्लैथ ने इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स लिया, इसी तरह से अदर जो दूसरे जो कन्फेशनल पोइट्स थे उन्होंने डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ किया. अब देखते हैं हम क्या क्या डिवाइसेस यूज़ किए हैं. जॉनी बेरीमैन क्रिएट्स अ प्राइवेट पर्सोना फॉर द सेम इफेक्ट एंड प्राइवेट पर्सोना, ठीक है, एंड मेक्स यूज़ ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर. उन्होंने थर्ड पर्सन सिंगुलर लिया है, ठीक है. His dream songs are the rambling thoughts of a certain Henry. किसी हेनरी की बात की गई है उनके ड्रीम सॉन्ग्स में. ड्रीम सॉन्ग्स कोई पोइट्री है उनकी उसमें. Which is who is a device that provides an aesthetic distance between the poet and the experience he writes of. Who is a device, उसको एक तरह से डिवाइस के रूप में यूज़ किया है. In the guise of Henry, Berryman feels free to speak of experience that would otherwise be hard to recount in the first person. Okay, उन्होंने ना ड्रीम सॉन्ग्स जो पोइट्री है उसमें हैरी नामक नाम का यूज़ किया हुआ है,
और उसके थ्रू वो जो है ना एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं। इसमें थर्ड पर्सन की बात मतलब नरेटर जो है थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कैसे, मतलब जब हम किसी के बारे में बताते हैं ना, आई वी यू, जैसे कोई थर्ड पर्सन आके हेनरी के बारे में बता रहा है और उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा है, ठीक है। लॉवेल ट्राइज टू इंश्योर अ वाइडर अपील फॉर हिज पोइट्री। हाँ, अब लॉवेल की बात करें तो लॉवेल ट्राइज टू इंश्योर अ वाइडर अपील ऑफ फॉर हिज पोइट्री बाय एस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन प्राइवेट एक्सपीरियंस एंड पब्लिक। लॉवेल प्राइवेट और पब्लिक एक्सपीरियंसेस को मिला दे रहे हैं, लिंक बता रहे हैं। इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स आर ब्रॉट इनटू द पोएम। जो इवेंट्स हैं वो हिस्ट्री से या पॉलिटिक्स से लिए जा रहे हैं और वो पोएम में बताए जा रहे हैं, एंड रिलेटेड टू इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। और उसको क्या है, जो कि इवेंट्स बाहर से लिए जा रहे हैं, पॉलिटिक्स या हिस्ट्री से लिए जा रहे हैं, उनको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के साथ उनको रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। Okay, this linking of the personal with the public helps to situate the experience in a particular locale and time. Particular locale कोई जगह है और time है, वहाँ उन चीज़ों को बताया जा रहा है. The poet is thus seen not as an independent entity detached from the rest of the world, but as a private individual in a public environment. ठीक है. तो एक आदमी है जिसके बारे में उसकी प्राइवेट लाइफ को जो है, इंडिविजुअल को पब्लिक एनवायरनमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है लॉवेल की पोइट्री में। तो हम पर्सनल थीम से ये टॉपिक यही है ना, गोइंग बियॉन्ड द पर्सनल, मतलब पर्सनल से हम प्राइवेट में जा रहे हैं, ठीक है, पब्लिक में जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी प्राइवेट नहीं, पब्लिक में जा रहे हैं। So confessional poetry is not simply confession, it seeks to establish connections between the outer and the inner world of man, ठीक है। Okay, now friends, we are doing now influence of psychoanalysis, ठीक है। Dealing with the innermost recesses of the mind, it is but natural that these poets show the influence of psychoanalytical theories that have come to stay in the 20th century. ये जो थ्योरीज है ना, ये भी उसी टाइम पे आई थी, तो मतलब थी तो पहले से, लेकिन 20th सेंचुरी में इनका यूज़ किया गया। क्या इन्फ्लुएंस था इनका इस पोइट्री पे, ये बताया जा रहा है। ओके, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये कन्फेशनल पोइट जो हैं, वो अपने जो भी बातें लिखते थे, जो भी एक्सपीरियंस लिखते थे, उन पे साइको एनालिटिकल थ्योरीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव था, अप्लाई होती थी ये सब थ्योरीज ना। एनी सेक्सटन्स वर्क इज गुड इलस्ट्रेशन ऑफ दिस पॉइंट। एज अ क्रिटिक रॉबर्ट फिलिप पॉइंट्स आउट, देयर इज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हर वर्क, इन हर वर्क, इन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द, थोड़ा सा ये ना प्रिंट में प्रॉब्लम है, जस्ट वेट। ये बता रहे हैं कि साइको एनालिसिस जो थ्योरी है, इनका ये अप्लाई की गई हैं हर एक के, सिल्विया प्लैथ के, बेरीमैन के, लॉवेल के, रोथके के, सबके काम में ये यूज़ हुई हैं। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सिल्विया प्लैथ और उनके काम और उनकी वर्क, उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।